अरविंद वाजपेयी जी, जल्दी से कमेंट आपसे। देखिए, आरोप यही लगता है कि चुनाव के इर्द गिर्द ऐसे कमेंट्स दीजिए जिससे बहुसंख्यकों का ध्रुवीकरण हो, ताकि बीजेपी को फायदा मिले, उनके जो वोटर्स है वो कंसोलिडेट हो। और ये करने के लिए क्या इस तरह के आरोप लगाना कांग्रेस पर कि महिलाओं के, वो जो हिंदू महिलाएं हैं, उनकी संपत्ति तक, उनके मंगलसूत्र तक पहुंचेगी, क्या ये जायज दिखता है? अंजना जी, मौका किसने दिया? मौका किसने दिया? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें लिखी हैं उसका इंटरप्रिटेशन करना हमारा अधिकार है, हमारा नहीं, सभी का अधिकार है। अगर उसके इंटरप्रिटेशन में ये निकल के आता है कि ये इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और तुष्टीकरण के लिए तो ये लोग जाने ही जाते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है? और हारने के बावजूद भी तुष्टीकरण की पॉलिसी इन्होंने छोड़ी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ए.के. एंटनी साहब की रिपोर्ट आई थी 2014 में, आपको याद होगा। उन्होंने ये सब समराइज करके बताया था कि कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण है तुष्टीकरण की राजनीति करना। तो अगर ये नहीं समझना चाहते तो हम तो उसका फायदा उठाएंगे। एक बात बताइए, हमको प्रधानमंत्री जी को यह अंदेशा है कि ये, आप इधर अरे यार सुन लो, ये तरीका ठीक नहीं है। आप इधर आ जाएंगे, बड़ी जल्दी डर जाते हो। अरे आपको तो बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। देखिए, कांग्रेस की जो 50-60 साल इन्होंने राज किया है, अजय जी ऐसे होता है क्या? ऐसे होता तो नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, कांग्रेस की 50-60 साल की राजनीति आप देख लीजिए, सिवाय तुष्टीकरण के और सेकुलरिज्म के नाम पे देश की जनता को गुमराह करने का जो कांग्रेस काम करती है ना, ये उसी का रिपीटेशन है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या होता है? अगर आप इसको मनमोहन सिंह के बयान से लिंक करके देखेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा उसका? प्रधानमंत्री की अप्रेंशन जो है, उनका जो अंदेशा है, वो अंदेशा वेल फाउंडेड है, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ही निकल के आता है। हमने मौका नहीं दिया, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस सेल्फ गोल करती है, जाने में या अनजाने में, ये उनका काम है। लेकिन ये हकीकत है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते ये कहां तक पहुंच जाएंगे, उसका जनता समझ रही है सारी चीजों को। और जनता को आगाह करना एक राजनीतिक पार्टी का फर्ज होता है। और प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक है, उनको जिस चीज की अंदाजा लगा है उन्होंने उसको रखा है। इसको किसी तरह के गलत संज्ञान में नहीं लिया जा सकता। ठीक है आशुतोष जी, प्रधानमंत्री के इस बयान पर चुनावी तौर पर अगर हम देखें तो आपका क्या रिएक्शन है? पहला एनालिसिस क्या है? नहीं, सबसे पहले तो अरविंद वाजपेयी जी को मैं याद दिला दूं, जब मनमोहन सिंह ने बयान दिया था तो मनमोहन सिंह की कैबिनेट में रामविलास पासवान थे, तब इन्होंने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई थी और ना उसके बारे में कोई टिप्पणी की थी। 2014 के बाद से जरूर की। देखिए, इस पूरे मामले में बहस सिर्फ इतनी सी है कि प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में क्या बोला है। क्या किसी प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के मुसलमानों को घुसपैठिया बताना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को इस देश के मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बताना चाहिए? हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, बहस सिर्फ इतनी सी है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को और चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को क्या हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को घुसपैठिया बताना चाहिए या नहीं? भाई, इतना ही सा सवाल है। और इलेक्शन कमीशन इस पर खामोश क्यों है? और अगर इलेक्शन कमीशन खामोश है तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है आज की तारीख में। इलेक्शन कमीशन अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में 0 होगी। यह जो बयान है, यह बयान आपत्तिजनक ही नहीं है, बल्कि यह बयान हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करके घुसपैठिया बताने की कोशिश की जा रही है, उस पर तो प्रेम शुक्ला जी को भी शर्मिंदा होना चाहिए और उनको भी माफी मांगनी चाहिए देश। प्रधानमंत्री की बात तो मैं बाद में बात करता हूं। तो यह इस बात को दर्शाता है कि या तो पहले दौर के वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है और उनको लग रहा है कि अगर इस बार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो हर सर्वे में लगातार ऊपर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उससे लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी संकट में पड़ती है तो वह हिंदू मुसलमान की बाइनरी की तरफ जाती है।
और ये वही कर रहे हैं। लेकिन इस बार सारी लक्ष्मण रेखाएं प्रेम क्रॉस शुक्ला जी जल्दी सीधा रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है, रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर आशुतोष जी देखिए जवाब। कुछ जो है लोगों को नहीं, कुछ लोग विश्लेषक के नाम पर मोदी विरोध में अंधे होकर कुछ भी कहते हैं, तो उसे क्या जवाब दिया जाए। मोदी जी ने सारे मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं कहा है, लेकिन घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या घुसपैठिया है, बांग्लादेश के घुसपैठिए इस देश में आए हैं, और ऐसे घुसपैठियों को पालने का दुष्कर्म कांग्रेस की सरकार करती रही है। ऐसे घुसपैठियों को पालती रही, और संसद में कांग्रेस के कार्यकाल में 2 करोड़ की संख्या घुसपैठियों की कांग्रेस के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बताई थी। तो ये घुसपैठिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और घुसपैठियों को अगर कोई जो है हमारी संपत्ति में हिस्सा देना चाहेगा तो ये हमारा अधिकार है कि चुनाव के समय जनता के पास इस बात को रखे और जनता इस पर निर्णय ले। आशुतोष जी जैसे मोदी जी का विरोध तो ये 10-15 सालों से कर रहे हैं, लेकिन जनता इनको सुनने को तैयार नहीं है। अब इसलिए इलेक्शन कमीशन को जो है ये कह दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है इस तरह की बातें कर रहा है। बहुत साफ तौर पर घुसपैठियों को, आबादी बढ़ने की जब बात की तो आबादी में उन्होंने कहा सिर्फ मुसलमान ही आबादी बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप मान रहे हैं कि मुसलमानों की ही आबादी ज्यादा है। मुसलमान आबादी ज्यादा बढ़ाते हैं, ये आशुतोष जी प्रमाणित कर रहे हैं। ये जो है कांग्रेस के तमाम नेता प्रमाणित कर रहे हैं कि मुसलमान आबादी इस देश में ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ये जो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे संगठन जो कहते थे कि एक समुदाय विशेष के लोग इस देश का डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए व्यूहबद्ध ढंग से आबादी बढ़ा रहे हैं, इसको आशुतोष जी जैसे जो मोदी विरोधी विश्लेषक हैं उन्होंने स्वीकार लिया है। और इसीलिए जो है जब ये कहा गया कि आप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और आबादी के आधार पर करेंगे, और मोदी जी ने कहा कि जिसकी आबादी ज्यादा है, जो आबादी ज्यादा बढ़ा रहा है, वो ज्यादा हिस्सा उसको देने की तैयारी है, तो आशुतोष जी भी चिढ़ गए, कांग्रेसी भी चिढ़ गए। तो आप चिढ़ते रहे, लेकिन हम अन्याय नहीं होने देंगे। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुराग जी आ रही हूँ, मैंने आपका देख लिया, आप हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का डायरेक्ट अटैक है, अनुसूचित जातियों का वो रिस्पॉन्ड कर दे। अंजना जी अपने 2 मिनट के भाषण में प्रेम शुक्ला जी ने 8 बार मेरा नाम लिया है। इसका मतलब मेरी बात उनको चुभी है। मैं प्रेम शुक्ला जी की बातों को बुरा नहीं मानता, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी शिवसेना से बीजेपी में आए हैं और इनको रोज ये साबित करना पड़ता है कि वो बीजेपी के दूसरे स्पोक्स पर्सन की तुलना में ज्यादा काबिल, ज्यादा भक्त है। इसलिए मैं इनको बुरा नहीं मानता, मैं इनका सम्मान करता हूं। शिवसेना से आए हैं तो जाहिर सी बात है, आप दूसरी जगह से घर से आएंगे तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब प्रश्न इस बात को लेकर ये है, प्रश्न सिर्फ इतनी सी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्यों ये बात कह रही? क्योंकि पहले दौर में जिस तरीके से मतदान कम हुआ है, इंडिफरेंस हुआ है, और राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आशा अनुरूप वोट नहीं मिला है, उसकी वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी में खदबदाहट मची हुई है, डेस्परेशन है, और उस डेस्परेशन की वजह से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश। झूठ की भी हद होती है, मिथ्या लाभ की भी हद होती है। शुक्ला जी आप वोट देख के आए उसके ईवीएम में? अरे आप तो शिवसेना से आए महाराज, वोट देख के आ गए। आप तो शिवसेना से आए, मैं आपका सम्मान करता हूं। हाँ, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं शिवसेना प्रमुख के साथ था, हिंदू हृदय सम्राट के साथ में था। मैं सोनिया गांधी के तलवे नहीं चाटने आया, ये सत्य है। मेरे को गर्व है इस बात का। जो सोनिया गांधी को इटालियन बाई कहते थे, उन शिवसेना प्रमुख के साथ मुझे रहने का सौभाग्य रहा है जी। सुन लीजिए, ये तो अच्छी बात है, अच्छा है कि आप मेरा सम्मान कर रहे हैं। आप तो शिवसेना प्रमुख को गालियां देते थे जी। आशुतोष जी अपनी बात पूरी कीजिए, टॉपिक पे रहिएगा। आप जानती हैं कि मैं टिप्पणी नहीं करता, लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई टिप्पणी करेगा तो छोड़ूंगा भी नहीं उसको। तो प्रेम शुक्ला जी को मेरे ऊपर टिप्पणी करने के पहले सोचना चाहिए किस पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं जो डर के भाग जाऊंगा। दल बदलू को दल बदलू ही कहूंगा, चाहे उनको बुरा लगे या भला लगे। अब मैं आपको टिप्पणी करता हूं। टिप्पणी क्या है? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो डर लग रहा है, जो जिस तरीके से इंडिफरेंस हुआ है, जिस तरीके से मतदान कम हुआ है, उसकी वजह से इनको लगता है कि अब हमको अपने पुरानी पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। और वो पॉलिटिक्स क्या है? आपने देखा जब दिल्ली के चुनाव हो रहे तो प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर हमले किए थे। AK-47 जंगल में जाइए और ऐसे कस के बटन दबाइए कि शाहीन बाग तक कुछ वो लगे। आपको याद अच्छी तरीके से गुजरात का जब चुनाव हो रहा था तब मनमोहन सिंह के बारे में क्या क्या टिप्पणियां की गई थी, यहां तक कहा गया था पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां पर मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही। तो जब भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है चुनाव हारने का, तब तक भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के मुद्दे के ऊपर जाती है। जहां पर प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की है,
और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के डेस्परेशन को शो करता है। ठीक है, जल्दी से अब अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हुए, देखिए हालांकि वो भी कह रहे हैं 102 वोटिंग, 102 सीटों की वोटिंग उसके बाद, लेकिन मुस्लिम लीग से मेल खाता हुआ ये मैनिफेस्टो ये पीएम ने पहले ही कहा था। ऐसा थोड़ी है कि 102 सीटों पर वोटिंग होने के बाद उन्होंने कहा है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को पर अटैक बीजेपी लगातार कर रही है। मुस्लिम लीग का जब कह रहे थे तो क्या तात्पर्य था? यही तात्पर्य था कि अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को ज्यादा फायदा पहुंचाता हुआ ये मैनिफेस्टो दिखाई दे रहा है। देखिए, अचानक आपने देखा होगा कि जब वोटिंग हो गई है उसके बाद, पहले चरण की वोटिंग के बाद ये मामला तेजी से पकड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूल गई है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान किन लोगों से मिलकर बना है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी से मिलकर एक हिंदुस्तान बनता है। हिंदुस्तान की आवाम जो है वो सब आपस में मिलकर रहते हैं। आप तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं अलग कर दूं। हम तो गर्व से कहते हैं कि मुस्लिम भाई मेरा भाई है, वो भी गर्व से कहते हैं कि हिंदू मेरा भाई है, सिख भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं। हम सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, हर मुसीबत में भी एक साथ खड़े होते हैं, चाहे वो अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी हो, और चाहे कोरोना काल में आपने देखा होगा कितने, जिनका नाम ले रहा हूं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सिख, ईसाई हो, सबने एक दूसरे को खून दिया। और मैं गवाह हूं इस बात का। मैंने जिनको फोन किया वो सब आए अपने अपने हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए, जिससे जो बन पड़ा सबने एक दूसरे की मदद की कोरोना काल में। तब किसी ने नहीं देखा कि हम कौन धर्म से आते हैं। लेकिन आज आप सत्ता पाने के लिए धर्म देखने लगे। आपको सत्ता बनानी है तो आप उसके लिए आपस में हम लोग को बांटने लगे। क्या हिंदुस्तान इतना कमजोर है? आपके कहने से हम बढ़ जाएंगे? हम एक साथ रहेंगे। सुन लीजिए शुक्ला जी, आपका नाम प्रेम, इसलिए प्रेम से कह रहा हूं, हम एक साथ रहेंगे इसी हिंदुस्तान में। वो हमारी होली में मेरे यहाँ आएंगे गुजिया खाने के लिए, हम उनके यहाँ सेवई खाने जाएंगे। आप कितनी कोशिश कर लीजिए हमें बांटने के लिए, हम नहीं बटेंगे। हम हिंदुस्तान एक रहेगा। इसलिए पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान पूजा जाता है, क्योंकि विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का देश है। यहाँ एक गुलदस्ता है और सभी गुलदस्ते को पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ हर तरह का त्योहार मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आप त्योहारों को भी बांट रहे हो, रंगों में भी बांटने की कोशिश कर रहे हो, इंसान को भी बांटने की कोशिश कर रहे हो। आपकी कोशिश नाकाम हो चुकी है। बाय 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 जनता कर रही है, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है। आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो। जनता आपको नकार रही है। जनता कह रही है कि हमें नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी एक छोटा छोटा कमेंट अरविंद जी, जल्दी से छोटा सा कमेंट, जल्दी से इस पे छोटा सा कमेंट। तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का अगर पुराना इतिहास आप देखोगे, उसी वजह से अंदेशा है आपको। आशुतोष जी, रामविलास जी थे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन विचार भी तो बदलते रहते हैं, ये भी तो बात सही है ना। अगर कांग्रेस तुष्टीकरण को नहीं छोड़ेगी तो अभी तो 52 पे है, अब कहां पहुंच जाएगी? सत्ता का सवाल नहीं है। संविधान क्या तुष्टीकरण की इजाजत देता है? आप आइए डिबेट करिए। क्या तुष्टीकरण करने की संविधान इजाजत देता है? मेरा जवाब बड़ा सीधा है कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन की तो बात होती है, लेकिन अपीजमेंट की बात नहीं होती है। और अपीजमेंट की भी सीमा होगी, या सीमाओं को क्रॉस कर देंगे। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाएंगे और शमशान की नहीं बनाएंगे। मौलवियों को पैसे देंगे महीने के और पुजारियों को नहीं देंगे। क्या बातें करे जा रहे हैं? नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही, ये सही अंदेशा दिखाया है जो झलक रहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। यही बात आशुतोष जी से पूछते हैं। आशुतोष जी, क्या ये एक पहले से जो तरीका चल रहा था, जो यूपीए के शासन या कांग्रेस के शासन में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करना को ही सही माना जाता था, उसको बीजेपी चैलेंज करती है। वो कहती है हम बहुसंख्यकों के अधिकारों की बात करेंगे। ये उनकी आइडियोलॉजी है, आप भी जानते हैं, आपने भी पढ़ा है। और ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बहुसंख्यकों का अधिकार। और इस नजरिए से हर बात को, चाहे शमशान कब्रिस्तान वाली उन्होंने उठाई या अन्य जो बातें जो पीएम कह रहे हैं कि आर्थिक सर्वे होगा, अल्पसंख्यकों को फायदा पहुंचाया जाएगा, जो उनकी दिक्कतें हैं, क्या ये अगर हम देखें तो अल्पसंख्यकों की बात करना गलत है और माफ कीजिएगा सही है, और बहुसंख्यकों की बात करना गलत है? ये पैरामीटर भी तो गलत है। बिल्कुल, अगर ये पैरामीटर गलत है तो सरदार पटेल भी गलत थे, महात्मा गांधी भी गलत थे, जवाहरलाल नेहरू भी गलत थे, सब गलत थे। आप फिर सरदार पटेल को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। बिना सरदार पटेल को पढ़े और आप गोलवलकर को उठा के पढ़ लीजिए। जो गोलवलकर जी क्या कहते हैं कि इस देश के अंदर अगर मुसलमानों को रहना है तो सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर रहना पड़ेगा। तो जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो तो आरएसएस के प्रचारक रहे और बचपन से आरएसएस के प्रचारक रहे।
तो उन्होंने अगर जो बात कही उसका मतलब ठीक तो है, यही हुआ ना। सिर्फ 2 कि लाइन आप- का इस पर आप- जवाब। वो गोलवलकर और सरदार पटेल के बीच का फर्क बता रहे हैं। 2 लाइन का जवाब प्रेम शुक्ला जी। देखिए अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के अधिकारों पर घुसपैठियों को हम डाका नहीं डालने देंगे, ये तय है। और कांग्रेस और उसके बगल बच्चा दल ये अपराध कितना भी करना चाहे, हम उनकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे।